अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम सेम वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे गॉस सीडल मेथड से। देखें, गॉस सीडल मेथड को समझने के लिए अगेन मैं उसी एग्जांपल को कंसिडर करूंगा जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी, कि जिसमें सिस्टम आपके पास आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ दी रॉज आपके पास सिस्टम कुछ डायगनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट कुछ इस तरह बन गया था कि 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20 और 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33। सिमिलरली 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 35। अगर ये आपके पास टोटल इक्वेशन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। और हमने ये बात करी थी क्योंकि फ़र्स्ट इक्वेशन में आपके पास x का वेरिएबल जो है वो क्योंकि डोमिनेंट है, x का कोफिशिएंट डोमिनेंट है, तो हमने फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन से x को इवैल्यूएट किया था। ये हमने गॉस जैकोबी वाले लेक्चर के अंदर समझ लिया था कि हम क्यों इसमें इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो बहरहाल इक्वेशन कुछ आपके पास तीनों की इस तरह बन गई थी कि x कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 20 प्लस 3y माइनस 2z। सिमिलरली y कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाई 11 इंटू 33 माइनस 4x प्लस z। Similarly, z can be evaluated as 1 divided by 12 into 35 minus 6x minus 3y। तो ये कुछ आपके पास जो है वो इक्वेशंस बनी थी। इन इक्वेशंस में अगर हम बात करें गॉस जैकोबी की, तो गॉस जैकोबी के अंदर जो वर्किंग करी थी, थोड़ा सा आइटरेटिव स्कीम हम गॉस जैकोबी की पहले देख लेते हैं। गॉस जैकोबी में हमने कहा था कि एक्स एन प्लस वन यानी न्यू वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी वैल्यूएट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ वाई एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ जेड। Similarly, for evaluating the value of y, new value of y, we can substitute the old value of x and old value of z. Similarly, for evaluating the new value of z, we can substitute the old value of x and old value of y. ये हमने कुछ गॉस जैकोबी की देखी थी, यहाँ तक की वर्किंग, यानी ये स्कीम जो थी वो आपकी गॉस जैकोबी की थी। गॉस जैकोबी में क्या आता है कि हम हमेशा x की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए भी y और z प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर या प्रीवियस जो भी आपके पास वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट करते थे। y की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए भी x और z की प्रीवियस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते थे। जबकि अब देखिए ये है बेसिकली अप्रोच, जबकि y को इवैल्यूएट करते हुए एक x आपका एक दफ़ा तो इवैल्यूएट हो चुका है ना। आप सोचें कि क्योंकि आइट्रेटिव स्कीम है ना, आइट्रेटिव स्कीम में हर आइट्रेशन में जो है वो आपका एरर रिड्यूस हो रहा है और आपकी वैल्यू जो है वो नियर टू द सॉल्यूशन होती जा रही है। तो क्योंकि न्यू वैल्यू ऑफ x अवेलेबल है, लेकिन स्टिल जैकोबी में क्या होता है कि हम ओल्ड वैल्यू ऑफ x को यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब z हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो देखें x और y दोनों न्यू अवेलेबल हैं, लेकिन जैकोबी में हम क्या करते हैं x और y ओल्ड को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जबकि सीडल में यही अप्रोच थोड़ी सी इस तरह से चेंज हो जाएगी कि गॉस सीडल की आइट्रेटिव स्कीम कुछ इस तरह बनेगी कि x n प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 20 प्लस 3। देखें x को इवैल्यूएट जब हम करना शुरू कर रहे हैं तो अभी हमारे पास कोई न्यू वैल्यू ऑफ y अवेलेबल नहीं है, ना ही न्यू वैल्यू ऑफ z अवेलेबल है। तो इसीलिए ओल्ड वैल्यू ऑफ y एंड ओल्ड वैल्यू ऑफ z से ही हम x इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन विद इन द आइट्रेशन अगर आप देखें, विद इन दिस आइट्रेशन अगर हम y इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं तो अब हम y को इवैल्यूएट करने के लिए x की क्यों प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करें। ये एक अप्रोच है गॉस सीडल की कि हम प्रीवियस वैल्यू क्यों यूज़ करें जबकि हमारे पास एक न्यू वैल्यू मौजूद है। तो हम न्यू वैल्यू को ही यूज़ करेंगे यानी x n प्लस 1 को। लेकिन हमें जो है वो मालूम है कि z की अभी तक न्यू वैल्यू नहीं आई है, z की हमारे पास प्रीवियस वैल्यू ही है जो कि हमें यूज़ करनी है। इसी तरीके से जब हम z इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम x और y को प्रीवियस आइट्रेशन से क्यों पिक करें, विद इन दिस आइट्रेशन जो है वो हम क्यों पिक नहीं करते। इससे देखें बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये भी होते हैं कि एक तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो एक वेरिएबल को दोबारा से रीप्रिंट किया जाता है, यानी उसको दोबारा से रीस्टोर किया जा रहा होता है, तो वो जो है वो हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो भी आपके पास होगा एक दफ़ा इम्प्रिंट हो गया y, अब ये है तो अब एक न्यू y को उसे स्टोर, यानी जैकोबी में क्या करना पड़ा था, न्यू y अलग स्टोर हो रहा है और प्रीवियस y भी अलग स्टोर हो रहा है। जबकि यहाँ सीडल के अंदर क्या होगा कि न्यू y स्टोर हो गया और अब प्रीवियस y जो है वो
डिस्कार्ड हो गया, यानी मेमोरी के अंदर से जो है वो वर्किंग जो है वो, मैं अगर कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से अगर आप समझें तो उसके अंदर जो है वो आइट्रेशंस उसके लिए आसान हो जाएंगी कंप्यूटर को परफॉर्म करना, और मेमोरी जो है वो थोड़ी सी कम यूज़ होगी इन आइट्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो बहरहाल इसमें देखते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारे कैलकुलेटर्स गॉस सीडल के ऊपर बेस करते हैं। हमारे कैलकुलेटर के अंदर एक स्कीम हम बना सकते हैं इस तरह से कि जो कि गॉस सीडल के ऊपर बेस करती हुई हो। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस कैलकुलेटर में तीनों इक्वेशंस एक साथ लिखेंगे। पहले भी एक किसी मेथड के अंदर मुझे याद पड़ रहा है कि मैं ये कैलकुलेशन बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि चलें बाद में समझेंगे, क्योंकि बाद में समझने का रीज़न यही था कि हम गॉस सीडल के अंदर इसको समझ लेंगे और गॉस सीडल में समझने के बाद जो है वो हम इसको फर्दर फॉलो कर लेंगे। यानी आप दूसरे मेथड के अंदर जो प्रीवियस मेथड हम कर चुके हैं लेकिन उसमें हमने ये वर्किंग नहीं की, हम उसमें भी ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें देखें किस तरह से करना है गॉस सीडल के लिए, कि हम लिख रहे हैं x इक्वल टू, और x इक्वल टू 1/8 है, तो लिहाजा मैं लिख रहा हूँ 1/8 और मल्टीप्लाई में आपके पास है 20 प्लस 3y माइनस 2z, z की जगह अगेन m सब्सटीट्यूट करेंगे। ये पहली इक्वेशन आपने स्टोर कर ली। अच्छा देखें जैकोबी के अंदर मैंने बता दिया था आपको कि हम जो है वो x इक्वल टू करके लिख सकते थे, लेकिन हमने वहाँ नहीं लिखा था, हमने तीनों इक्वेशंस को एक एक करके ही लिखा था वहाँ पर। तो बहरहाल अब क्या करना है हमें कि हम जो है वो सेकंड इक्वेशन कंटिन्यू इसी तरह लिख रहे हैं। देखिए जैकोबी को हम स्टोर करते वक्त हमने क्या किया था, AC का बटन प्रेस कर दिया था ताकि नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकें। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सीडल के अंदर नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए हम जो है वो यहाँ अगर आप देखें इस इंटीग्रल वाले बटन के ऊपर एक कॉलन का सिंबल बना हुआ है, तो कॉलन का सिंबल हम प्रेस कर रहे हैं। कॉलन का सिंबल का मतलब ये है कि हम अब नेक्स्ट वर्किंग या नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो लिखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है y के लिए, तो y की इक्वेशन हम लिख रहे हैं इस तरह से, y इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 1/11 और यहाँ पे आपके पास है 33 माइनस 4x। तो देखें x जो है वो आपके पास यहाँ ये आ गया, प्लस z जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। तो ये दूसरी इक्वेशन स्टोर हो गई। इससे अब फ़ायदा क्या होगा, देखें जब हम कैल्क का बटन प्रेस करेंगे तो इनिशियली आप अगर x वाली इक्वेशन को देखें तो ये आपसे y और z की जगह हमने m वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो y और m की वैल्यू ये आपसे पूछेगा। अब y और m आपने जब इसको बता दिया तो x इसकी जो भी कैलकुलेशन है 20 प्लस 3y माइनस 2m इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये तमाम वैल्यू को जो स्टोर कर लेगा x के अंदर, x में स्टोर करेगा, तो दैट मीन्स के फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन इट विल नॉट आस्क द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये x की वैल्यू को जो है वो अब दोबारा यहाँ ले चुका होगा। अच्छा इस इक्वेशन के अंदर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 33 था, 33 माइनस 4x प्लस m ये आ गया आपके पास। तो अब देखें x ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, x जो है वो प्रीवियस जो था वही पिक कर लेगा, और m आपने पहले ही उसको बता दिया था तो m भी दोबारा नहीं पूछेगा। तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली इसकी कैलकुलेशन, y की कैलकुलेशन ही खुद परफॉर्म करेगा। थर्ड इक्वेशन हम लिखते हैं वही कॉलन का सिंबल बना के m यानी कि z इक्वल्स टू, ये आपके पास होगी 1/12 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 35 माइनस 6x माइनस 3y। देखें आपकी ये मैंने इक्वेशन स्टोर कर ली। तीनों इक्वेशन स्टोर करने के बाद मैं सिर्फ कैल्क का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये अब आपसे y पूछ रहा है। देखें इनिशियली अब अगेन वही टेबुलर फॉर्म के अंदर ज़रा हम लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए जो है वो अगेन वही चीज़ हम करेंगे कि एक कॉलम हम बना लेते हैं n नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का, एक कॉलम बना लेते हैं x के लिए, न्यू वैल्यू ऑफ x के लिए, एक कॉलम बना लेते हैं न्यू वैल्यू ऑफ y के लिए, एक कॉलम बना लेते हैं न्यू वैल्यू ऑफ z के लिए। तो आप देखें ये आपसे जब इनिशियली y पूछ रहा है तो अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमें इनिशियल तो 0 0 0 लेना होता है, तो फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो फर्स्ट आइट्रेशन में y ये पूछ रहा है तो हमने 0 दिया, और z यानी m पूछ रहा है तो ये हमने ये भी 0 दे दिया। तो आप देखें x की वैल्यू इसने बता दी कि ये 2.5 है। नेक्स्ट आप देखें मैं इक्वल प्रेस करूँगा और ये y की वैल्यू बता देगा, y की वैल्यू इसने बता दी 2.0909 है।
इसी तरीके से अगेन इक्वल प्रेस करूँगा और ये z की वैल्यू बता देगा। z की जगह ध्यान में रखिएगा कैलकुलेटर में z नहीं है तो हमने m रखा हुआ है, तो m की जगह ये आपके पास आ गई वैल्यू 1.1439, ये वैल्यू आ गई। अब देखें जब हम इक्वल अगेन प्रेस करेंगे तो ये y पूछ तो रहा है, लेकिन y जो है वो हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ के ये y की वैल्यू जो ये बता रहा है 23 डिवाइड बाई 11, ये डिवाइड का ही सिंबल है, ये वाला सिंबल डिवाइड का ही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये वही वैल्यू जो कि आपके पास पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करेंगे, m की वैल्यू ये बता तो रहा है यहाँ पर, लेकिन m की वही वैल्यू जो इसने पहले से स्टोर की हुई है 1.1439, तो हमें भी जो है वो m की वैल्यू देना नहीं है, हमें जस्ट इक्वल प्रेस करना है। तो x की वैल्यू अगेन ये बता देगा, x की वैल्यू है 2.9981। दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो इसने y की वैल्यू हमें बता दी 2.0138, और अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो इसने z की वैल्यू हमें बताई कुछ इस तरह से 0.9142। अगेन देखें, अब देखें इक्वल गॉस सीडल की इस स्कीम को रखने की वजह से हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वल प्रेस करते जाना है, इक्वल का बटन प्रेस करते जाना है और हमारे पास आइट्रेशन आती जाएंगी, बार बार हमें जो है वो इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन ये y पूछ रहा है, लेकिन ये वही y है जो हमारे पास स्टोर हुआ हुआ है, और ये वही z है जो कि आपके पास स्टोर हुआ हुआ है। तो हम जो है इक्वल प्रेस करेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गई 3.0266, और इसी तरीके से जो है वो ये आ गई 1.9825, और फिर उसके बाद वैल्यू आ गई 0.9077। इसी तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है वो आपके पास है 1.9825, ये y की वैल्यू पहले से स्टोर हुई भी है, दोबारा हमें देने की इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है वो हम खाली इक्वल प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू है 0.9077, वो भी स्टोर हुई भी है z की वैल्यू। तो अब अगेन जो है वो इनपुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो डायरेक्टली इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई आपके पास 3.0165। अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गई 1.9856। इसी तरीके से अगेन प्रेस करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ गई 0.9120। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा तेज़ी से कन्वर्ज कर रहा है गॉस जैकोबी के मुकाबले में, लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जेंस के हवाले से जहन में रखिएगा अगेन वही चीज़ कि मैं हमेशा कहता हूँ रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज़ वेरी फ्रॉम केस टू केस। इस केस में ऐसा हो रहा है कि गॉस सीडल जो है वो हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जल्दी कन्वर्ज हो रहा है गॉस जैकोबी के मुकाबले में, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि गॉस सीडल हमेशा जो है वो तमाम केसेस के अंदर तेज़ कन्वर्ज करेगा। ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम जनरल डिस्कस नहीं कर सकते। तो बहरहाल y की वैल्यू और x की z की वैल्यू ये पूछ रहा है, वही वैल्यूज़ हैं जो कि स्टोर हुई हुई हैं, तो x की वैल्यू इसने बता दी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए 3.0166, और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए इसने y की वैल्यू बताई 1.9860, और इसकी इसी तरीके से z की वैल्यू बताई 0.9119। तो एक और दफ़ा एक आइट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक अगर देखें तो 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, बल्कि इसके तो तीनों डेसिमल प्लेस करेक्ट हो चुके हैं। इसमें जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हुए हैं और इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस करेक्ट हुए हैं। तो एक आइट्रेशन और परफॉर्म करते हैं। y और z पूछ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस करना है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ वो जो वर्किंग हमने करी हुई थी उसकी वजह से हम सिर्फ इक्वल प्रेस कर रहे हैं कैलकुलेटर के अंदर, और कोई भी इनपुट नहीं कर रहे। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 3.0168। इसी तरीके से जो है वो आपके पास आंसर आया है नेक्स्ट में 1.9859, और नेक्स्ट आंसर आ गया आपके पास 0.9118। तो आप देखें इसके 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट हो गए, इसके 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट हैं, लेकिन इसके 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट नहीं है। तो लिहाजा अभी एक और आइट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए भी आपके पास x की वैल्यू आ गई 3.0168, y की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9859। ये तो 4 डेसिमल प्लेस दोनों के करेक्ट हो गए, 3 डेसिमल प्लेस के बजाय यहाँ आ गया 0.9118, बल्कि 4 डेसिमल प्लेस अगर आप देखें तो ये करेक्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल इसमें हुआ कुछ इसी तरीके से है कि हमने सेम वो स्कीम फॉलो करी जो कैलकुलेटर की वर्किंग है उससे गॉस सीडल के अंदर वर्क कर रहा है। कुछ कैलकुलेटर्स अगर आपको देखें बाज़-औक़ात इसमें तो इक्वल प्रेस करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपके कैलकुलेटर जो है वो फ़र्स्ट कैलकुलेशन के बाद देखिए, फ़र्स्ट कैलकुलेशन याद करें जब हमने x के लिए किया तो उसने हमसे y पूछा था और m यानी कि z पूछा था। अब जब वो y कैलकुलेट कर रहा है तो उसने y के लिए कुछ भी हमसे इनपुट नहीं मांगा, उसने x यहाँ से स्टोर किया, यहाँ से पिक कर लिया, और m जो आपने पहले से दिया हुआ था वो m यहाँ से पिक कर लिया।
ठीक है, तो आपने पूछा नहीं। अच्छा, आप अगर किसी कैलकुलेटर में अगेन अगर वो कुछ ऐसा हो कि सेकंड y को कैलकुलेट करने के लिए वो आपसे x पूछे, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैलकुलेटर गॉस सीडल के ऊपर वर्क नहीं कर रहा, आपके कैलकुलेटर की ख़राबी है ये, या आपके कैलकुलेटर की बेसिकली ये कह लेंगे एक प्रीवियस मॉडल आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसकी वजह से ये कुछ वर्किंग हो रही है। डिफरेंट कैलकुलेटर्स के अंदर डिफरेंट वर्किंग हुआ करती हैं। तो बहरहाल जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि अपने कैलकुलेटर के रिस्पेक्ट से आप जो भी उसकी सॉल्यूशन है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह से आप जो उसको देख सकते हैं। बहरहाल जो हमारे पास मेरे पास जो फ़िलहाल कैलकुलेटर है उसके थ्रू तो हम डायरेक्टली इसको इक्वल इक्वल बटन प्रेस करके दे सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल गॉस सीडल मेथड के अंदर बस इतना ही था। इसके कन्वर्जेंस क्राइटेरिया वगैरह के हवाले से ध्यान में रखिएगा। फ़िलहाल हमने 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट करने वाला क्राइटेरिया रखा है, लेकिन क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। परसेंटेज रिलेटिव ट्रू एरर वाला क्राइटेरिया भी हो सकता है, तो उसमें जो है वो तीनों के लिए एक्स के लिए भी परसेंटेज रिलेटिव ट्रू एरर का कॉलम बनेगा, वाई के लिए भी बनेगा और जेड के लिए भी बनेगा। इसी तरीके से जो है अगर कोई और क्राइटेरिया हो तो तीनों वेरिएबल के लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट बनेंगे और उसी पे आप जो है वो फाइनल सोल्यूशन वो इवैल्यूएट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे गॉस जैकोबी और सीडल से, ताकि आपके पास ये कैलकुलेटर की वर्किंग आपको समझ में आ जाए। मे बी कि मैं एक्सेल शीट के ऊपर जो है वो सॉल्व करके और वो अपलोड कर दूँ दोनों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।